देखिए बच्चा, आज आप लोगों का जो अगला चैप्टर कौन सा है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव ये भी आज खत्म हो जाएगा। कब? 1 साइड में ना, जितना इम्पोर्टेंट होंगे सब एक बार में खत्म, यही ना है ना। तो देखिए कि क्या होते हैं कि जैसे मानव कल्याण में यानी वेलफेयर ना, ह्यूमन वेलफेयर यही होता है ना। मानव कल्याण का मतलब अंग्रेजी में वेलफेयर, सूक्ष्म जीव को क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स, वही होता है। तो मानव कल्याण में क्या क्या सूक्ष्म जीव आते हैं। कुछ छोटे छोटे जीव जो होते हैं मानव के लिए क्या हो जाते हैं, हानिकारक है कि नहीं होते हैं। कुछ जीवाणु जो है हानिकारक है तो कुछ फायदेमंद भी है। कुछ वायरस क्या है, फायदेमंद है, सूक्ष्म जीव है। वायरस छोटा जीव तो है लेकिन उसको सजीवों में नहीं रखा गया है। जब मानव शरीर के अंदर जाता है या चाहे जंतुओं के शरीर के अंदर जाता है तब वो सजीव होता है, तो उसको नहीं लेंगे। कवक हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, मानव कल्याण के लिए ज़रूरत है ना। जैसे नहीं कहते हैं कि हाथ में बहुत बैक्टीरिया है। अब देखेंगे तब ना माइक्रोस्कोप से, तो बहुत होंगे वो नुकसान करते हैं, है ना। तो फायदा कौन करता है, दही का बैक्टीरिया है ना, वो फायदा करता है, होता है ना। कहा जाता है कि 1 चम्मच में जो दही लेते हैं तो उसमें 1 करोड़ बैक्टीरिया रहती हैं। 1 करोड़, हमको लगता है कि तब 1 करोड़ बैक्टीरिया है तो हम लोग खा रहे हैं तो ना। और वही उसी को डाल देते हैं तो जामुन का काम कर देता है। दूध में अगर 1 चम्मच दही डाल देते हैं तो जामुन का काम करता है, यानी वही बैक्टीरिया क्या करने लगता है, और अधिक मात्रा में फैलने लगेगा। अब फैलकर दूध को क्या कर देगा, जमा देगा ना, तो उसको जामुन कह देते हैं। उसी तरह इनको दवाओं के रूप में भी यूज किया जाता है ना। जैसे पेनिसिलिन सुने हैं, एक दवा आई थी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो यही छोटे छोटे जीवाणुओं से मिलकर वो टेबलेट बनाया गया था, यानी वो दवा बनाई गई थी। छोटे छोटे जीव थे पेनिसिलिन, और उससे क्या हुई थी, दवा बनी थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सैनिक घायल हो रहे थे, घायल सैनिकों को सबसे ज़्यादा अगर दवा का यूज किया गया था तो वो था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आती भी है, टेबलेट भी आती है, इंजेक्शन भी आता है मार्केट में, तो उसी का सबसे ज़्यादा यूज किया गया था। तो इसमें जितने सब सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में देखा जाएगा तो पहला प्रश्न आता है कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए वर्णन करना है, अभी नहीं कि छोटा सा में लिख के छोड़ देंगे, छोटा सा में मत लिखिएगा, और आप तैयारी करिए, है ना। मैं तो कोई टॉपर वाला, देखिए टॉपर्स की तैयारी हो रही है, हम इधर बता रहे हैं, लेकिन देखिए टॉपर्स की कहानी अलग होती है ना। क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कि हम करेंगे, आई नहीं ठाने होते तो करेंगे समय बताएगा। देखिए समय नहीं है, आप खुद ठानेंगे तब ना। रामायण तो आप लोग देखे ही होंगे, है ना। हनुमान जी नहीं है कि समुंदर के पास जाते हैं सभी लोग, तो अब सब लोग सोचता है कि इसको कौन लांघेगा, यही ना। तो सबसे बुजुर्ग वहाँ पर कोई था क्या, कौन थे, जामवंत जी थे ना। तो उन्होंने हनुमान की शक्ति को जगाया ना। वही ना है कि बाली समय रवि भक्सली ओ तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, बोले थे ना। कि वही ऊपर उनकी बचपन की कहानियां लगे बताने, वो तो अपनी शक्तियों को भूल गए थे। लेकिन वहां पर क्या था, जामवंत जी उनको कह रहे हैं कि आपके पास इतनी शक्ति है कि ये समुंदर का है, आप पूरे ब्रह्मांड को लांघ जाएंगे एक बार में। बताइए अगर वहां पर हनुमान जी कहते हम नहीं है, हमारे पास इतनी शक्ति, हम नहीं कर पाएंगे, तब क्या करते वहां पर, हो पाता है, नहीं हो पाता है। जामवंत जी जगा रहे हैं कि अरे उठो बच्चों, उठो, और है छोड़ा उन्हें क्या पढ़ा, हम ना पढ़ो, हम ही बनिए जाए। और लोग तब नल नील भी थे, सुग्रीव भी थे, सुग्रीव जो वानर राज थे वो भी तो जा सकते थे,
अंगद थे, राजकुमार थे, वो भी तो जा सकते थे, लेकिन उनको जगाया गया, कह रहे उठो और प्रस्थान करो। अगर वो नहीं जागे होते तो क्या होता है, जा पाते हैं? आप लोगों को भी कह रहे हैं, कह रहे आप कर सकते हैं टॉप, तो आप लोग कहते हैं हमसे ही भी ना करिए, तो टॉप करेंगे कि जग जाइए, अभी भी समय है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जब हम इतना बोल रहे हैं तब भी आप लोग छोड़ा, बारहवा चंपालाल बैठा होगा, छोड़ रहे क्या करवे पढ़ के, तब तो खत्म। वही होते हैं ना जो आपका मन को भ्रमित कर देते हैं, तो उनको बचाइए और इनको देखा जाए। क्या है कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों की भूमिका में पहला क्या होता है, दुग्ध तथा डेयरी उत्पाद। डेयरी जो डेली हम लोग क्या करते हैं, दूध से जितने भी उत्पादन होते हैं, क्या क्या उत्पादन होते हैं, चीज होता है, चीज आता है तो बर्गर का नाम ले लेते हैं आप लोग, चीज बर्गर, तो बर्गर नहीं है। जैसे दूध हुआ, दूध से क्या बन जाते हैं, दही, चीज हुआ, पनीर हुआ, केफटी हुआ, केफिट हुआ, तो ये सब क्या होते हैं, निर्माण होते हैं। तो क्या कर रहा है, दूध के सूक्ष्म जीव किण्वन के द्वारा अनेक उत्पादों जैसे दही, बटर, मक्खन जिसको बोलते हैं, बटर, चीज, केफिट आदि का क्या होता है, निर्माण होता है। किण्वन, किण्वन किसके होते हैं, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा किया जाता है। इनका किण्वन किसका है, किण्वन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जीवों को, जैसे फल को क्या किया जाता है, पहले सेब के फलों को सड़ाया जाता है, फिर उसको पैरों से कुचल दिया जाए तो उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। छोटे छोटे जीवों को उत्पन्न कराना ही क्या कहलाता है, किण्वन। कीटाणु है तो कीटाणु को ही क्या करना है, पनपाना है, यानी वो जितना पनपेगा उतना ही क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो वही लैक्टोबैसिलस, भूलिएगा मत जीवाणु का नाम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दही को बस महकाता है, सुगंधित यही करता है। लैक्टोबैसिलस के कारण दही क्या होती है, सुगंधित होती है। यह जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को किसमें बदल देता है, लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में, है ना, यानी हम लोग एसिड खा लेते हैं, है ना, यही होता है ना। तो इसीलिए बुजुर्ग में देखिए, दूध जब पीते हैं तो दूध आ जाता है पेटा में तो फट जाता है, तो उनको दूध न देकर अब क्या दिया जाता है, मंठा दिया जाता है। दही भी नहीं देंगे, मंठा दे देते हैं घोलकर, है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक अम्ल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उनकी अब क्षमता क्या हो गई, बहुत कम हो गई है दूध को फाड़ने की, तो इसलिए उनको बार बार ढका रहेगा, तो उनको नहीं दिया जाता है। चाहे छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे में ज़्यादा पाया जाता है। तो क्या है कि यह जीवाणु किसको, दूध में उपस्थित किसको, लैक्टोज शर्करा को किस में बदल देते हैं, लैक्टिक अम्ल में। हो गया। इसके बाद आता है डबल रोटी के निर्माण में। डबल रोटी आता है जी, बनाते हैं आप लोग डबल रोटी, नहीं बनाते हैं, ये दूसरा रोटी है, आटा वाला नहीं है, आटा वाला गूंथ कर जो छोड़ देते हैं वही ना है, ये पारोटी है। अच्छा, जो खाते हैं, जो बर्गर वर्गर वाला जो आता है ना, घर पर नहीं बनाते हैं डबल रोटी, एक आटवा बेलकर उसको तेल लगाकर फिर दूसरा का आटवा तो डाल के इसके बाद बेल देते हैं, मम्मी दे देती है, लो ले जाओ टिफिन में ले जाओ। हाँ, टिफिन में नहीं ले जाते हैं आप लोग। हाँ, आजकल के ज़माने के बच्चे कहा जाने, आजकल की चाउमीन है, बर्गर है, पिज्ज़ा है, यही सब तो ले जा रहे हैं, मार्केट से खरीद कर दे दिया जा रहा है, जाओ बेटा ये खा लेना, चिप्स कुरकुरे वही में। हम लोग के समय में रोटी खा जाता था, रोटी दाल भात, हाँ वो दे देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ले जाओ, और हम लोग 6 रोटी 7 रोटी लेकर जाते थे, 8 रोटी तक मिल जाता था कि खाओ एकदम बैठ कर। बात है 40 मिनट का इंटरवल होता था, तो 40 मिनट करेंगे क्या, तो बैठ के खा, बस खाली खाओ खाओ खाओ। अरे हम लोगों के समय वो वाला आता था टिफिन, 4 गो वाला, 4 लोग, अगर हम लोग 4 भाई है तो 4 गो जाता था, 2 गो में रोटी 2 गो में सब्जी, और सबसे नीचे वाला में अचार दे दिए थे। हाँ, तो आज नहीं, आप लोग जाते हैं तो 1 रोटी लेकर जाते हैं स्कूल में, 1 से क्या होगा, ध्यान दीजिए,
तो डबल रोटी बनाने हेतु गूथे आटे में क्या डाला जाता है? इष्ट कोशिकाएं, यानी खमीर जो होते हैं, खमीर डाला जाएगा तभी ना वो फूलेगा, खमीर डालने की जरूरत पड़ती है। तो डबल रोटी बनाने हेतु गूथे, गूथे सही लिखे हैं, गूथे आटे में इष्ट कोशिकाएं किण्वन के लिए डाली जाती है। क्या खमीर डाली जाती है? किसके लिए? तो उसमें क्या हो जाए, किण्वन उत्पन्न हो जाए। जैसे इडली डो बनाते हैं ना, तो उसमें खमीर डाल देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, किण्वन हो जाते हैं, तो वो फूलने लगता है, तभी ना बनाते हैं, तो अच्छा इडली बनता है। तो उसी तरह डबल रोटी के लिए भी होता है। इष्ट कोशिकाएं श्वसन के लिए CO2 गैस मुक्त करती है तथा इसके द्वारा छिद्र का क्या हो जाता है, निर्माण होगा। अगर यही गैस हमें नहीं निकलेगा तो क्या होगा, दब जाएगा ना। तो अगर उसमें से गैस निकलेगी तो क्या होगा, छिद्र उत्पन्न हो जाएंगे, और जब छिद्र उत्पन्न हो जाएंगे तो फूल जाएगा। पता है ना, इस समय चाट पकौड़ी बेचने वाले भी देखिए उसका बड़ा यूज़ कर रहे हैं। इसे लेके पेटवा उसका पीछवा काट देते हैं, उसी में आलू सब डालकर, इसके बाद सीधा उरा चटनी उटनी सब दही हुई ऐसा करके कर लो, उसको सब खा रहे हैं, बड़ा टेस्टी लग रहा है। टेस्टी तो लग रहे हैं, उस समय तो खाने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन सुबह उतना ही कष्ट हो रहा है, उतना ही कष्ट हो रहा है, क्योंकि इतना मसाला खाएं। इसी तरह आता है प्रतिजैविक औषधि के निर्माण में। देखिए एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक के निर्माण में। देखिए जीवाणुओं का यानी सूक्ष्म जीवों का एंटीबायोटिक के रूप में भी काम किया जाता है। क्या? सूक्ष्म जीवों द्वारा विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं जो अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को क्या कर देते हैं, रोकते हैं। जैसे कोई अन्य जो हम लोगों के शरीर में जो जाएंगे सूक्ष्म जीव, उसको वो क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि नहीं? नहीं तो वो जाता जाएगा, पता चला अंत में हम लोगों का शरीर खत्म। रोग 2-3 गो से न आते हैं, एगो कौन आता है, एक जीवाणु के द्वारा आ जाता है, एगो वायरस के द्वारा। सबसे ज़्यादा रोग यही उत्पन्न करा देते हैं, जीवाणु और वायरस। और सबसे ज़्यादा मरीज किस में मिलते हैं, तो ब्लड में और पेट के, है ना। ब्लड में जाता है तब भी नुकसान, पेट में है तब भी नुकसान। लीवर के प्रॉब्लम तो इस समय सबको हो रही है। आज जितने लोग हैं 10% लीवर के जरूर मिलेंगे। कोई भी अपना लीवर चेक करे 10% जरूर उसमें खामियां जरूर रहेगी, क्योंकि वैसा हम लोग खा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक्स जो अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या कर देता है, रोक देता है। लोहा कोई नहीं काटेगा। अगर सूक्ष्म जीव हैं तो उनको काटने के लिए सूक्ष्म जीव ही न करेंगे, है ना। जैसे रात के समय में महाभारत का सुने होंगे, तो दुर्योधन एक दानव को बुला दिया था, राक्षस को, रात में ही, और पांडवों पर आक्रमण कर दिया। अब समस्या हो गई कि अब इधर से कोई राक्षस आएगा तभी ना। तब भीमपुत्र घटोत्कच, कृष्ण ने उनका आह्वान करने के लिए कह दिया, वो आए रात के समय, क्योंकि रात के समय में राक्षस का क्या हो जाता है, दैव शक्ति क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो उन्हीं को बुलाया गया, तो वो मारे थे, होता है। तो उसी तरह छोटे जीव हैं, तो जब छोटे हैं तो छोटे जीव ही आकर मारेंगे उन, अब बड़े को बड़े लोग मारेंगे, कि छोटका को बड़का मारेगा, बड़का को छोटका मारेगा, तो पता चला कि सब नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐसे एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं जो अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। ये प्रतिजैविक कौन कौन से हो सकते हैं, कवक हो सकता है, कवक जीवाणु आदि से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे पेनिसिलिन अभी बताए हैं, है ना। 1942 के सेकेंड वर्ल्ड वार में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ था। याद कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो सबसे ज़्यादा सिपाहियों को जो दवा दी गई थी, तो कौन सी दवा दी गई थी, तो यही था पेनिसिलिन। सबसे ज़्यादा इसको दिया गया था। शायद आप लोगों के हाफ ईयरली के पेपर में आया था, प्री बोर्ड में आया था ना, हाँ। तो इसी का उपयोग किया जाता है। तो और भी है, तो इसको देखा जाए ना आगे, इसमें कोई दिक्कत है तो आगे देखते हैं। देखिए अगला जो है कि घरेलू उत्पाद में जो है, तो वो क्या है, कृषि क्षेत्र में। देखिए घरेलू उत्पाद में जो है, एक तो कृषि क्षेत्र भी तो है, तो कृषि क्षेत्र में भी क्या है, सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ी
भूमिका रही है। यानी ये क्या है, इनको भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है कृषि क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र में क्या योगदान रहा है उसको देख लिया जाए कि जैसे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग, देखिए जो छोटे छोटे जो जीव हैं यानी कई प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं वो किसके लिए किए जाते हैं, तो जैव उर्वरक के रूप में। देखिए यानी जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, यानी छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं तो कृषि के क्षेत्र में क्या किए जाते हैं, उर्वरक यानी खाद के रूप में उनका उपयोग होता है। ये अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा, देखिए क्या है, ये अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा पोषक पदार्थों की मात्रा में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। यानी जो कौन सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि अपनी जैविक क्रिया के द्वारा, यानी जो जैविक क्रियाएं होती हैं यानी अपना जो वो प्रोसेस करते हैं उनके द्वारा पोषक पदार्थ की मात्रा में क्या कर देते हैं, वृद्धि करके पौधों की वृद्धि एवं विकास में क्या हो जाते हैं, सहायक हो जाते हैं। यानी ये क्या करते हैं, पहले उनके जैविक जो क्रियाएं होती हैं तो उनके द्वारा ये क्या करते हैं, पोषक पदार्थ यानी जो भोजन जो पदार्थ बनाने में, यानी जैसे खेती में देखिए कृषि में आजकल बहुत ही टेक्निकल आ गए हैं जिसके द्वारा क्या होते हैं कि जो भंडारण है जिसको पोषक पदार्थ कर रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो रही है, उत्पादन किया जा रहा है, जिस कारण आज देखिए कहीं भूखमरी नहीं है। भूखमरी या सूखा या चाहे बाढ़ पीड़ित है, लेकिन अपना इतना स्टोरेज कर रखे रहते हैं, तुरंत क्या हो जाते हैं उसको कर दे रहे हैं, मतलब कि स्टोर कर रखे रहे हैं। यानी एक बड़ी मात्रा में क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव पोषक पदार्थों की वृद्धि और विकास करने में क्या कर रहे हैं, सहायक हो रहे हैं। तो वही क्या है कि ये अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा पोषक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करके पौधों की वृद्धि और विकास में क्या हो जाते हैं, सहायक हो जाते हैं। और साथ में क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। पहले देखिए जितना ये जो आ रहे हैं इस समय जैविक जो उर्वरक हैं, आजकल मिट्टी के जो उर्वरक क्षमता को भी क्या कर दे रहे हैं, ये लोग बढ़ा दे रहे हैं। यानी सूक्ष्म जीव हैं तो उसको क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। जैसे माइकोराइजा, राइजोबियम, नील हरित शैवाल, ये सब क्या है, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। देखिए नील हरित शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, तो जब जो कृषि क्षेत्र है तो जब नमी रहती है तो वहाँ पर नील हरित शैवाल जो है देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो उसी तरह क्या है, माइकोराइजा हुआ या फिर राइजोबियम हुआ या फिर नील हरित शैवाल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो सूक्ष्म कृषि के क्षेत्र में जो होते हैं सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनमें इनका बड़ा योगदान होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी योग्यता को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखिए ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं दो प्रतिजैविक औषधियों के नाम लिखिए। देखिए बच्चा इसको श्योर कर लीजिएगा, ये बार बार पूछ रहा है कि प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक्स, यानी प्रतिजैविक क्या होता है। तो देखिए सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आएंगे प्रतिजैविक क्या होते हैं। तो देखिए प्रतिजैविक क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए प्रतिजैविक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों की क्या करते हैं, वृद्धि और विकास को रोक देते हैं। देखिए एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं, तो जो हमारे शरीर में चाहे जो भी चीज़ें अगर हानिकारक चीज़ें आ रही हैं, यानी हानिकारक सूक्ष्म जीव जो आ रहे हैं, जैसे कवक हुआ, जीवाणु हुआ, कुछ जीवाणु जो होते हैं फायदेमंद है तो कुछ क्या होते हैं, नुकसान भी करते हैं। तो वही जो क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर में जो प्रवेश करेंगे हानिकारक, उनको ये सूक्ष्म जीव जो होंगे उनको वृद्धि और विकास करने में क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। जैसे हम लोगों को कोई चीज़ बीमारी हो जाती है, जैसे बुखार हो जाता है, तो हम लोग एंटीबायोटिक्स दवाएं लेकर क्या कर लेते हैं, उसको सही कर लेते हैं। वो सही कैसे होते हैं, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा वो बनाया गया है, जिस कारण वो हमको क्या हो जाते हैं, आराम हो जाते हैं। तो वही क्या कर रहे हैं कि प्रतिजैविक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और विकास को रोक देते हैं। ये सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के जीवाणु, देखिए विभिन्न प्रकार के किससे बनते हैं, जीवाणु और कवक दोनों से बनते हैं। यानी ये प्रतिजैविक जो होते हैं, एक तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीवों से रोक देते हैं, लेकिन ये बनते किससे हैं, तो विभिन्न प्रकार के जीवाणु में भी एक फायदेमंद है तो एक नुकसान हम लोगों को करते हैं, यानी हानिकारक है। तो वही कवक आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे पेनिसिलिन, देखिए अभी पेनिसिलिन के बारे में बताए थे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें सबसे ज़्यादा इसी का क्या किया गया था, उत्पादन किया गया था।
तो ये किससे होते हैं? तो पेनिसिलियम नामक जीवाणु के द्वारा इसका उत्पन्न होता है। इसी तरह रेमाइसिन होता है, ये भी क्या है? एक एंटीबायोटिक्स है, यानी प्रतिजैविक है। इसके बाद नियोमाइसिन भी है। ये सब क्या है? प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक सूक्ष्म जीव उनको क्या करते हैं? जो हानिकारक होंगे तो उनको रोकने में इनका ये बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी ये क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स का काम करते हैं। यानी ये क्या है? एक तरह से प्रतिजैविक है। देखिए, बात आती है कि एक नोट हम लोग देख लेते हैं कि सर्वप्रथम कौन किया होगा, कौन सा वैज्ञानिक ने प्रतिजैविक यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा, जो सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा कौन बनाया होगा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स? तो सर्वप्रथम एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए, याद कर लीजिएगा बच्चा, वो भी कभी पूछता है कि सर्वप्रथम एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज की थी। यानी देखिए, ये भी हो सकता है, वो विकल्प में पूछ सकता है कि सर्वप्रथम प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स की कौन खोज किए थे या क्या खोजा गया था? तो सीधी बात है, क्या कौन खोजे थे? तो फ्लेमिंग साहब, या फ्लेमिंग। कौन से फ्लेमिंग थे? तो एलेक्जेंडर। क्या खोजे थे? तो पेनिसिलिन नामक क्या था? ये प्रतिजैविक था। इसी की ये क्या किए थे? खोज किए थे। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, जो भी वो भी क्या है, सब इंपॉर्टेंट इसमें मिलेंगे। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है? एक है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का, है ना, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व। अब क्या होगा? औद्योगिक स्तर पर। घर में जो था तो वो तो डबल रोटी, नाम सुने होंगे, दूध वाले में, है ना, प्रतिजैविक के रूप में तो वो था। लेकिन ये क्या है? अब औद्योगिक स्तर में, यानी औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में, जिससे हमको रुपया पैसा मिल सके। औद्योगिक स्तर पर जब भी हम लोग करेंगे तो रुपया पैसा के लिए ही करेंगे। और घरेलू स्तर पर करते हैं तो कहते हैं घर का खाना अच्छा खाना, बाहर का खाना कितना भी खा लेंगे पेट नहीं भरेगा, लेकिन घर का थोड़ा सा चावल खा लेंगे तो पेट भर जाता है, होता है ना। तो उसी तरह औद्योगिक स्तर पर भी सूक्ष्म जीवों का क्या किया जा रहा है? आजकल उपयोग किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आता है शराब बनाने में। सुने हैं शराब बनाने में? जैसे फलों को सड़ा कर उनको क्या किया जाता है? कुचला जाता है, कुचल कर फिर छोड़ देते हैं। जैसे कई दिनों का फल होते हैं, सबको क्या करते हैं? एक टब में रख देते हैं, ड्रम में, नीला ड्रम में नहीं, ड्रम में रख देते हैं। और इसके बाद उसको छोड़ देते हैं तो वो सड़ेगा। और सड़ेगा तो वो क्या होगा? उसमें कीड़वन उत्पन्न होंगे, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उत्पन्न होंगे। फिर उनको पैरों से कुचल दिया जाता है, पैरों से, चाहे जो भी हो, मशीन से हो। फिर उससे रस निकलते हैं तो उसको निकाला जाता है। और फिर उसमें कुछ जो आते हैं केमिकल, उनको डाल दिया जाएगा तो शराब बन जाते हैं। यही ना होता है। फिर सिरका बनाने में भी उपयोग किया जाता है। सिरका बनाने में, या फिर तंबाकू जो आते हैं उनकी पत्तियां और स्वाद बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो देखिए, औद्योगिक स्तर पर कई तरह के किए जाएंगे, जिसमें आता है किण्वित पेय पदार्थ के रूप में। यानी किण्वित यानी उसमें क्या होंगे? कीटाणु होंगे, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होंगे, लेकिन वो क्या होंगे? फायदे वाले होंगे, न कि नुकसान वाले। नुकसान कब होता है कोई भी चीज? जब अति कर देते हैं तब। अत करते हैं तब तक तो चलता है। कहते हैं ना कि कर ले जितना बदमाशी करे के बाद, एक दिन तो तुम्हारा अंत होगा। तो कोई भी चीज का एक लिमिट तक करेंगे ना सेवन, तो वो ठीक है। लेकिन जब उसका अति करने लगेंगे तो वही क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाता है ना। चावल हम लोग खाते हैं तो मना होता है कि चावल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अब दिन रात 24 घंटा हम चावल में खाते रहेंगे तब तो नुकसान है। तो चावल के साथ हमको मोटा चारा भी चाहिए, मोटा चारा है ना। तो वही सब। तो देखिए क्या कि किण्वित पेय पदार्थ के रूप में, तो शराब उद्योग में इष्ट कोशिकाएं, देखिए खमीर है ना, इष्ट कोशिकाएं किण्वन के द्वारा शर्करा के घोल को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? शराब में। किसके घोल को? शर्करा के घोल को शराब में परिवर्तित कर दिया जाता है। शर्करा जो आती है उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे?
शराब में शराब होता है। इस प्रक्रिया में गन्ने के रस को, देखिए इस प्रक्रिया में क्या होगा, गन्ने के रस को एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज और किसमें, फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। शर्करा को बदलते हैं ना फ्रक्टोज और सुक्रोज में, सूत्र होता है ना C12H22O11, उसको चेंज कर देते हैं जल अपघटन के द्वारा फ्रक्टोज और सुक्रोज ग्लूकोज में, फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही कह रहा है क्या कि शराब उद्योग में इष्ट कोशिकाएं क्या करती है, खमीर उत्पन्न करती हैं। खमीर होगा ना जिसको कहते हैं बचा गई, जैसे नहीं होता है एकदम दाल बिगड़ जाता है गर्मी के दिनों में, तो एकदम उसमें देखिए फफूंद पड़ जाते हैं पूरा एकदम, इसके ढक्कन खोलते हैं तो अच्छा सुगंध आता है। सूंघे हैं, होता है लेकिन सूंघे नहीं है, हम सूंघे हैं, बहुत अच्छा लगता है सुगंध। परफ्यूम बना लिया जाएगा, ठीक है, उस बच्चे के लिए परफ्यूम दिया जाएगा, वही बना के। हाँ देखिए, तो वही क्या कर रहा है कि इस प्रक्रिया में गन्ने के रस को, जो गन्ने का रस है उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तथा ग्लूकोज में क्या डाल देते हैं, साइकेरोमाइसिस सेरेविसी। यही है शराब बनाने का जो सबसे जो आता है ना केमिकल, वो क्या है, साइकेरोमाइसिस सेरेविसी। जो ही डालेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, शराब में हो जाता है। यही डाला जाता है साइकेरोमाइसिस सेरेविसी। ये डालने के बाद तुरंत वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो गन्ना का जो रस था ना उसमें एंजाइम डालते हैं, तो एंजाइम जो ही डालेंगे तो वो गन्ना का रस किस में बदल जाता है, गन्ना बदल गया ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, इसी में ना। लेकिन ग्लूकोसमा में यह है, ग्लूकोज में क्या डाल देंगे, साइकेरोमाइसिस सेरेविसी। इसमें नहीं, फ्रक्टोज में नहीं, दुनिया का सबसे मीठा चीज फ्रक्टोज होता है, इसमें नहीं, ग्लूकोज में डालते हैं क्या, साइकेरोमाइसिस सेरेविसी। जो ही डालेंगे क्या हो जाते हैं, शराब में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी मीठा ही होता है। लेकिन वो सुनते हैं कि जो पीते हैं तो बहुत उनका गर्दन जलन देता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक होता है ना तो जलन देता है, उसी तरह अब जो पीते हैं वो जानते हैं, हम लोगों को तो उसे पता ही नहीं है, बस आभास कराया जाता है कि जलन होती है गर्दन में ना। और थोड़ा सा दिमाग को भी हल्का कर देता है, मंद बुद्धि कर देता है, आपका डाइवर्ट कर देता है। और क्या, जो सेरिबेलम है पश्चिम मस्तिष्क को क्या कर देता है, थोड़ा सा आलूम वालूम कर देता है, इधर उधर घुमा देता है ना जी, पश्चिम मस्तिष्क को इधर उधर घुमा देता है, जिस वजह से वो क्या होते हैं, सही से खड़े नहीं हो पाते हैं, चलते हैं तो डगर डगर का होता है ना। हाँ, इसके बाद आता है सिरका बनाने में। तो देखिए सिरका बनाने में भी इन्हीं का उपयोग किया जाता है, शर्करा का ही। क्या कि सिरका के निर्माण के लिए शर्करा के घोल को आई वाला डाला जाएगा, माइकोडर्मा एसिटी या एसिटोबैक्टर एसिटी, ये दोनों आते हैं, किण्वन है। क्या करते हैं, तो जो शर्करा है, शर्करा को, इस शर्करा में गन्ने के रस को क्या किए थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, लेकिन जब सिरका बनाना होगा तो शर्करा के घोल में क्या डाल देंगे, माइकोडर्मा एसिटी या एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा किण्वन कराया जाता है। और सिरका का जो मुख्य रूप से जो अम्ल पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, एसिटिक अम्ल CH3COOH, यही होता है ना, कार्बनिक पदार्थ है। ये कार्बनिक पदार्थ है, कब खोजा गया था पता है, नहीं, अरे जल शक्ति सिद्धांत जब टूटा था 1827 में, तो ये 1845 में एसिटिक अम्ल बना था प्रयोगशाला में सबसे पहले, एसिटिक अम्ल। और कौन बनाए थे, कोल्बे साहब ने, कोल्बे साहब ने बनाया था। पहला का जो कार्बनिक यौगिक बना था वो था यूरिया, और उसके ठीक 17 साल बाद एसिटिक अम्ल बनाए थे कोल्बे साहब ने, क्योंकि जल शक्ति सिद्धांत वहाँ पर खत्म हो गया। तो थोड़ा सा नाम आया एसिटिक अम्ल का, तो इसको बारे में हम भी बता दिए, ये भी याद करने की चीज़ें थी जो आप लोग ना भूले, है ना। क्योंकि यहाँ पर दिया है कि सिरके में एसिटिक अम्ल CH3COOH पाया जाता है।
तो पाया जाता है तो कब बना था, तो वही बता दिए। कोल्बे साहब ने बनाया था 1845 में, जब जैव शक्ति सिद्धांत का जब टूटा था, तो दूसरा प्रयोगशाला में यही बना था। पहला यूरिया, दूसरा यही है एसिटिक अम्ल, तीसरा बना था 54 में। तब 54 वाला बाद में बताएंगे, वो जब केमिस्ट्री आएगी तो सब बायो में नहीं ना होगा। इसके बाद आते हैं तंबाकू क्या है उद्योग में ना जी, तंबाकू उद्योग में। तो तंबाकू उद्योग में तंबाकू की पत्तियों में सुगंध और स्वाद बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कुछ जीवाणु जैसे बैसिलस। बैसिलस क्या हुआ? तंबाकू जो आता है ना, तो तंबाकू की खेती होती है, तो उसकी पत्तियों में स्वाद बढ़ाना है और सुगंध भी, ना तो इसे कौन खाएगा? तो उसको सुगंध या स्वाद बढ़ाने के लिए क्या हुआ बच्चा? सुगंध और स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ जो होते हैं जीवाणु जैसे बैसिलस, उसमें है लैक्टोबैसिलस, जो दही को क्या करता है? सुगंधित करता है ना, तभी तो दही महकता है, नहीं तो नहीं महकता। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है दही को महकाने का काम करता है, और इसको महकाने का काम कौन कर? मतलब महकाने का मतलब वो मत समझिएगा, सुगंध की बात हो रही है ना। तो आप लोग कहेंगे कि महकाता तो वो दूसरा चीज महकने वाला बात नहीं है, यहाँ पर सुगंध की बात हो रही है। तो सुगंध बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बैसिलस का, या गेगथीरियम का, या फिर माइक्रोकोकस कैंडिडेन। इन सब क्या है? जीवाणु है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, जो क्या करते हैं? तंबाकू की पत्तियों को सुगंधित और स्वाद बढ़ाने का काम करते हैं। सोचिए हम लोग कितना जीवाणु खा रहे हैं, और अभी हम लोग देखेंगे छोटे छोटे, अरे ये सब नहीं, गंदी चीज है। अभी माइक्रोस्कोप से अगर इसको देखा जाए, इसमें तो कितनी बैक्टीरिया बैठी होंगी, और सब उसको खा जाते हैं। क्यों? टेंशन नहीं है। टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे में क्या है? लार है। लार है तो छोटी छोटी बैक्टीरिया को तो मारिए देगा है। तो ये समझ में आया। पहला जो क्या था? घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व। दूसरा है औद्योगिक उत्पाद में जीवों का महत्व या उपयोग। अब अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए बच्चा, आपका अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि ये जो प्रश्न है आपका कि बायोगैस क्या है, बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको बच्चा, कि ये बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, अर्थात बायोगैस के बारे में बताना है। तो देखिए बायोगैस होते क्या है? ये जो है एक समय अपने आप में ये बहुत ही बड़ा संयंत्र था ये, क्योंकि ऊर्जा का ये एक बहुत ही प्रमुख क्या माना जाता था? ये स्रोत माना जाता था, जिसमें क्या होते थे? खाना बनाने में, अच्छा बिजली उत्पादन में इसका भी कहीं ना कहीं कार्य होता था। तो देखिए बायोगैस होते क्या है? तो बायोगैस यानी बायो और गैस यानी जीवों के द्वारा जो उत्पन्न गैस होते हैं, यानी जीव जंतु होते हैं, उनके अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा क्या किया गया है? उत्पन्न कराया गया है। यानी जो जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, तो उनके अपशिष्ट पदार्थों यानी मानव के अपशिष्ट पदार्थ हो, या चाहे गाय भैंस के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिसको गोबर बोलते हैं, तो इसके द्वारा ये क्या किया गया है? एक संयंत्र बनाया जाता है, जिसमें क्या होते हैं कि गैसें निकलती हैं, और इन गैसों में जो मुख्य रूप से जो चीज़ें होती हैं वो एक होता है मेथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, और भी गैसें होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वो होता है मेथेन गैस। तो देखिए कि बायोगैस विभिन्न गैसों का क्या है? एक तरह से मिश्रण है। यानी बायोगैस क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः मेथेन कितना पाया गया है? तो 60 से 70%। कार्बन डाइऑक्साइड भी पाए जाते हैं 30 से 40%, और अन्य गैसों में आ जाते हैं हाइड्रोजन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, एथीन आ जाता है, आदि शामिल होती है। एथीन गैस भी इसके अंतर्गत आते हैं। मेथेन तो है, साथ में क्या है? एथीन है। यह गैस मानव पशुओं के मल मूत्र तथा गोबर से तैयार किए जाते हैं। देखिए इसमें क्या होते हैं कि मल मूत्र, जो मानव के मल मूत्र और जो जीव जंतु हैं और गोबर से इसको तैयार किया जाता है। इसलिए इसे
बायोगैस, इसलिए इसे बायोगैस भी कहते हैं। और इसमें मेथेनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु पाया जाता है। देखिए बोला जाता है, कहीं कहीं पूछ देता है कि बायोगैस में उपस्थित उस जीवाणु का नाम बताइए जिसके द्वारा वो तैयार होता है। देखिए तो ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि बायोगैस में उपस्थित जीवाणु का नाम बताइए। तो बायोगैस में उपस्थित जीवाणु का जो नाम है मेथेनोबैक्टीरियम। मेथेनोबैक्टीरियम जो होता है एक ऐसा जीवाणु जिससे क्या होती है, ये गैस उत्पन्न होती है। तो इसीलिए बायोगैस के जीवाणु का नाम क्या हो जाता है, मेथेनोबैक्टीरियम। और गोबर गैस संयंत्र में निम्नलिखित क्या होते हैं, भाग होते पाया जाता है। देखिए गोबर गैस में जो निम्नलिखित भाग जो होते हैं, गोबर गैस ऐसे तो बना नहीं होगा कि जहां ले जाकर फेंक देते हैं तो गोबर गैस बन गया, नहीं, उसके लिए एक संयंत्र बना होगा, एक यंत्र बना होगा, टैंक बना होगा, जिसमें क्या होंगे, जितने अपशिष्ट पदार्थ हैं माने मानव के मलमूत्र और गोबर को क्या किया जाता है, ले जाकर एक जगह फेंका जाता होगा एक टंकी में। तो उसी को कह रहा है क्या कि गोबर गैस के कितने भाग होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है गोबर पानी टैंक। देखिए गोबर पानी टैंक क्या होते हैं, ये टैंक होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, गोबर को पूरी तरह से फेंका जाता है। इसके अंतर्गत इसमें क्या होंगे, गोबर को पहले फेंका जाएगा, गोबर और पानी दोनों, गोबर और प्लस पानी, क्योंकि इसके बिना जब तक गोबर डालेंगे तो गोबर तो सूख जाएगा, तो थोड़ा सा पानी रहेगा। फिर एक क्या होता है, बांस की सहायता से उसको क्या करते हैं, घोरते हैं। जितना घोलेंगे उतना उसमें क्या होंगे, गैस उत्पन्न होते रहते हैं। तो पहला भाग जो होता है गोबर पानी टैंक। इसके बाद आता है डाइजेस्टर। डाइजेस्टर भी क्या होते हैं, उसको पूरी तरह से पैक किए रहते हैं, ईंट और कंक्रीट का बना होता है जो चारों तरफ से वही होते हैं। इसके बाद आता है गैस होल्डर होते हैं। देखिए पहले क्या किया जाता है कि पानी टैंक, गोबर गैस टैंक बनाया जाएगा, उसके चारों तरफ क्या होंगे, ईंट और कंक्रीट जो होते हैं उससे दीवार बनाई जाती है जिसके कहीं से गैस लीकेज ना हो। एक क्या होते हैं, इसी में गैस होल्डर होता है जो गैस को क्या करता है, रसोइयाँ तक यानी जहाँ हमको उपयोग करना है वहाँ पर ले जाते हैं। इसके बाद आता है स्लग टैंक। ये जो होते हैं स्लग टैंक होते हैं, जो क्या होते हैं कि इसके द्वारा पानी को जो आपको गोबर को उसमें ले जाना है तो एक तरफ से निकालेगा, दूसरी तरफ से क्या होते हैं, अन्य खाद उद के लिए जो होते हैं उसमें से निकाल कर ले जाए जा सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होते हैं, पहले गोबर पानी टैंक के बारे में देख लेते हैं कि इसमें एक छोटा टैंक होता है जिसमें गोबर को पानी के साथ मिलाया जाता है तथा स्लरी बनाई जाती है, उसका घोल बनाया जाता है, पूरी तरह से घोला जाता है। किसको, गोबर को और पानी को पूरी तरह से घोल देंगे तो उसमें से गैस उत्पन्न होने लगती है। तो वही क्या करें कि इसमें एक छोटा टैंक होता है जिसमें गोबर को पानी के साथ मिलाया जाता है तथा स्लरी बनाई जाती है। इसे पाइप के द्वारा डाइजेस्टर टैंक में लाया जाता है। और इसे पाइप के द्वारा कहाँ लाया जाता है, तो डाइजेस्टर टैंक में लाया जाता है। इसके बाद अभी देखिए, ये तो अभी किसके बारे में बताए, गोबर पानी टैंक के बारे में। इसके बाद अभी आगे देखते हैं इसका क्या क्या कार्य हैं और इसके कहाँ उपयोग होते हैं, उसको आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद आता है क्या, डाइजेस्टर टैंक। देखिए डाइजेस्टर टैंक है, यह क्या होता है, यही है बच्चा डाइजेस्टर टैंक, जिसमें क्या होते हैं गोबर और पानी सब ईंट का बना होता है। ये डाइजेस्टर जो टैंक होते हैं ईंट का या कंक्रीट का, ये सबसे बने होते हैं। तो यह क्या होता है, यह लगभग 10 से 15 फीट गहरा जो होता है, नहीं बताए थे, एक टैंक होता है, यानी एक होल गोलाकार, चाहे कोई चौराकार बनाता है जैसे बनाना हो, लेकिन अक्सर कहा जाता है गोलाकार ही टैंक बनते हैं, क्योंकि अगर आयताकार रहेगा यानी चौड़ा रहेगा तो वो उसके जो गोबर का जो स्लरी है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोने कोने में क्या रह जाते हैं, स्लरी बच जाती है। इसीलिए टैंक बनाया जाता है तो कैसा गोलाकार होता है। तो देखिए यह 10 से 15 फीट गहरा टैंक होता है जिसकी दीवारें सीमेंट, कंक्रीट या पक्की ईंटों की बनी होती है। देखिए या तो पूरा सीमेंटेड, पूरी तरह से एकदम पूरा एकदम जैसे होता है बालू गिट्टी और सीमेंट के द्वारा बनाया जाता है, या फिर ईंटों के सहारे
जैसे कुआं होता है उसी तरह इसको बनाया जाता है। किसको? तो ये डाइजेस्टर टैंक को। इसमें स्लरी को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। जो स्लरी है यानी जो गोबर अपशिष्ट पदार्थ है उनको वहीं पर क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। यहीं पर जीवाणुओं द्वारा गोबर का अपघटन कराया जाता है। यहीं पर जीवाणुओं द्वारा, इसी में क्या होते हैं, जो स्लरी होती है तो जो मेथिनो बैक्टीरियम जो होता है उसमें क्या होते हैं, इसी के द्वारा यहाँ पर जीवाणुओं का अपघटन कराया जाता है, उपघटन कराया जाता है। तो क्या है कि यहीं पर जीवाणुओं द्वारा गोबर का अपघटन कराया जाता है जिससे बायोगैस उत्पन्न होती है। जब जीवाणुओं का अपघटन होना शुरू हो जाएगा, किसमें? डाइजेस्टर टैंक में जीवाणुओं का क्या होगा? अपघटन होगा। तो क्या निर्माण हो जाते हैं? तो बायोगैस का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यानी डाइजेस्टर टैंक में ही क्या होने लगते हैं? बायोगैस बनना शुरू हो जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें एक गैस होल्डर लगा होता है। देखिए इसमें जो होते हैं एक गैस होल्डर लगे रहते हैं जो क्या करता है, इस होल्डर में एक पाइप लगी होती है। देखिए इसी में क्या होता है? गैस होल्डर लगा रहता है और इसी गैस होल्डर में क्या होते हैं? क्या होते हैं? एक पाइप लगी होती है। देखिए जैसे घर एलपीजी जो गैस होती हैं तो वो तो रेगुलेटर होता है और रेगुलेटर के सहारे क्या होती है? एक पाइप लगी रहती है ना। उसी तरह यहाँ पर क्या है? डाइजेस्टर टैंक से एक गैस होल्डर लगा रहता है जिसको वो जैसे सिलेंडर का लगा रहता है ना, उसको जो बोलते हैं, तो उसी तरह इसमें क्या होते हैं? एक गैस होल्डर होता है। इसी होल्डर में क्या होते हैं? एक वो गैस पाइप लगी रहती है। ये गैस पाइप क्या करता है? घरों में, किचन में जो होते हैं, यानी जहां हमको ऊर्जा चाहिए वहां पर ये इसको क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। तो जो गैस का जो रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर में पाइप लगी होती है, उसी तरह इस गैस होल्डर में भी क्या होते हैं? एक पाइप लगी रहती है। वही तरह इसमें एक गैस होल्डर होता है। इस होल्डर में एक पाइप लगी होती है जिससे आसपास के घरों में क्या होता है? ये पहुंचाई जाती है। ज़्यादा दूरी पर नहीं जाते हैं, आसपास के जो हैं घरों में वहीं पर इनको क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। अपघटन के बाद बचे गोबर को बाहर निकालने के लिए एक पाइप जुड़ा होता है। देखिए क्या होते हैं कि मान लेते हैं कि अपघटन हो गया, नहीं, जब इनसे जो जितनी भी गैसें निकालना था वो तो निकल गए, तो बाकी जो बचेंगे, जो बेकार गोबर होंगे, तो उनको क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा ना। तो उनको हटाने के लिए क्या होते हैं? एक पाइप लगी होती है। इस टैंक में आए हुए गोबर, इस टैंक में जो भी गोबर आए हैं जिनको क्या बोलते हैं? कर्दम, उनको क्या कर देते हैं? उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है। यानी इनसे जो गोबर बच जाते हैं उनको क्या करते हैं? ले जाकर इसको उर्वरक के रूप में, यानी खेतों में ले जाकर इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अब आता है बायोगैस के लाभ। तो देखिए बायोगैस के भी कई लाभ होते हैं। इसमें सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे प्रदूषण नहीं होता है। तो देखिए इसे आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। देखिए बायोगैस को यानी गोबर को क्या किया जा सकता है? एक गड्ढा बनाकर, जो जमीन होगा उसमें ईंट कंक्रीट का बनाकर, और इसको आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। दूसरा, इससे भोजन पकाने, यानी भोजन पकाने, रोशनी करने और अन्य मशीनों के ऊर्जा के स्रोत के रूप में क्या होता है? काम में लिया जाता है। यानी क्या करता है कि भोजन पकाने के लिए अक्सर इसको काम में लिया जाता है, या फिर रोशनी करने के लिए, यानी लाइट जलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मशीनों के लिए बहुत कम किया जाता है। इसके बाद यह है कि इससे प्रदूषण नहीं होता है, यानी इससे जो होता है बायोगैस से कोई प्रदूषण नहीं होता है। इस तरह से आपका जो है बायोगैस पर जो था कि बायोगैस किसे कहते हैं और इसके लाभ बताइए, चाहे इसका वर्णन करिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि जैविक उर्वरक या जैविक खाद क्या है। देखिए अगला जो प्रश्न कह रहे हैं क्यों कि जैविक उर्वरक या फिर जैविक खाद क्या है और ये कृषि में इनका महत्व बताइए। यानी ये जो जैविक उर्वरक हैं या फिर जैविक खाद क्या होते हैं, ये तो ठीक है, ये तो बता दिया जाएगा, लेकिन कृषि के क्षेत्र में इनका क्या उपयोग होता है। तो देखिए उर्वरक जो होते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा मिलकर बने हैं। वो उर्वरक सूक्ष्म जीव जो है, कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो कृषि के क्षेत्र में क्या है? महत्वपूर्ण है।
इसके बारे में भी ये पूछ रहा है। तो यही पूछ रहा है क्या बच्चा, कि जैविक खाद या फिर जैविक उर्वरक क्या है और इनका कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। पहले क्या जैविक खाद के बारे में देख लेते हैं कि ऐसे सूक्ष्म जीव, देखिए जैविक खाद क्या होते हैं, किसे कहते हैं, तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थ की मात्रा में क्या कर देते हैं, वृद्धि करते हैं। देखिए जैविक खाद किसे कहते हैं, जैविक खाद किसे कहते हैं, तो जैविक खाद वह क्रिया होती है जो अपना, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, मिट्टी में अपना पोषक पदार्थ को क्या करते हैं, उत्पन्न कराने की कोशिश करते हैं, यानी उत्पन्न करते हैं, यानी उनको क्या कर देते हैं, पोषक पदार्थ की मात्रा में क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। किसमें, मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा का क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो वही है ऐसे सूक्ष्म जीव जो जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। देखिए बोल रहा है क्या, ऐसे सूक्ष्म जीव जो अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा, ऐसे सूक्ष्म जीव जो अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा के क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं तथा फसलों की वृद्धि और विकास के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं। जब मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा के क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब बताइए, जब पोषक पदार्थ मिट्टी है, अब मिट्टी में पोषक पदार्थों की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और जब वृद्धि हो गई तो किसके लिए काम आएगा, फसलों के लिए आएगा कि नहीं, फसलों के लिए आएगा। तो उसमें क्या होंगे, देख सकते हैं कि उनकी वृद्धि और विकास के लिए क्या हो जाते हैं, अत्यधिक उपयोगी हो जाते हैं। यानी कौन से, जो सूक्ष्म जीव होते हैं अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा। देखिए जैविक खाद क्या होता है, अब मेन मुद्दा पर आप बोलते हैं कि जैविक खाद क्या होता है। सिंपल सी भाषा में जैविक खाद क्या होते हैं, जैविक खाद क्या होते हैं। तो जैविक खाद का मतलब ये होता है कि वे सूक्ष्म जीव जो जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में क्या करते हैं, पोषक पदार्थों की मात्रा का क्या कर देते हैं, वृद्धि करते हैं। और साथ में जो क्या करते हैं, फसलें हैं, तो फसलों में जब ये पोषक पदार्थ मिल गए तो फसलों के विकास और वृद्धि में क्या होंगे, उपयोग होगा कि नहीं होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, जैविक खाद। इसके बाद आता है, देखिए पूछा था प्रश्न में कि इनका महत्व, तो कृषि में अहम भूमिका निभाने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं। कृषि में अहम भूमिका निभाने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से हो सकते हैं। तो जिसमें पहला आता है साइनोबैक्टीरिया। देखिए सबसे पुरानी जो बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, दो तरह के होते हैं जीवाणु, कि एक होता है साइनोबैक्टीरिया होता है, तो दूसरा क्या होता है, नाइट्रोजन को स्थिरी, कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी पढ़ेंगे किसके लिए, जो हमको फायदा करेगा उसी को ना पढ़ेंगे। तो वही क्या, साइनोबैक्टीरिया तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। तो ये कौन से जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। देखिए कौन से, साइनोबैक्टीरिया और नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होते हैं, मिट्टी में एकदम स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। यानी साइनोबैक्टीरिया मिट्टी में क्या होती है, स्वतंत्र रूप से पाई जाती है तथा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे तो यही क्या हो जाते हैं, पौधों के लिए एक उर्वरक के रूप में क्या होता है, प्रयोग करते हैं। जब स्थिरीकरण नहीं होगा यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा नहीं तो पौधे क्या होंगे, उनका वृद्धि और विकास रुक जाती है। इसीलिए ये जीवाणु जो होते हैं कौन, साइनोबैक्टीरिया और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, दोनों क्या होते हैं, मिट्टी में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, पौधे जो हैं यानी फसल, वो क्या हो जाते हैं, एक उर्वरक यानी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे इसी में ले लेते हैं एजोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, ये सब क्या है, आदि। देखिए यानी साइनोबैक्टीरिया के या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत आते हैं जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु, वो होते हैं एजोबैक्टर, एग्जाम्पल दे रहे हैं, नाइट्रोबैक्टर आदि। ये सब क्या होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में और मिट्टी में क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं। दूसरा आता है माइकोराइजा। देखिए माइकोराइजा ना, देखिए माइकोराइजा कहते किसे, देखिए बच्चा माइकोराइजा किसे कहते हैं, तो माइकोराइजा जो है एक सहजीवी कवक है। याद कर लीजिएगा माइकोराइजा क्या है, तो माइकोराइजा जो है एक सहजीवी कवक है। सहजीवी मतलब साथ साथ रहना, हम रहेंगे तो साथ साथ, नहीं तो नहीं, जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में, तो वही सहजीवी है। सहजीवी का मतलब होता है साथ साथ। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो वह क्षेत्र जहाँ पर ढलान वाले क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर ये
पाए जाते हैं कौन, माइकोराइजा। माइकोराइजा जो होते हैं ऊपरी ढलानों वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, जहाँ पर फसलों या फिर पौधों के जड़ों में ये सहजीवी के रूप में होते हैं। यानी क्योंकि देखिए ढलान जब होगा तो पानी जब बहेंगे तो सब क्या होंगे, निकल जाएंगे। लेकिन जो पेड़ पौधे के जो जड़ें हैं इनमें क्या पाए जाते हैं, माइकोराइजा। अब बताइए ये कवक होते हैं, कवक के साथ क्या होते हैं, कवक हैं जो क्या है सहजीवी के रूप में रहते हैं जड़ों में। यानी जड़ में भी इनको जड़ को क्या चाहिए, पानी चाहिए, तभी तो वो फलेंगे फूलेंगे। और इनको क्या चाहिए, भोजन बनाने के लिए। तो दोनों को मिल जाते हैं तो सहजीवी के रूप में वहां पर कार्य कर लेते हैं। इसीलिए माइकोराइजा को क्या कहते हैं, सहजीवी कवक भी बोला जाता है। एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा, सहजीवी कवक है तो कौन सा है, तो माइकोराइजा। तो यह एक सहजीवी कवक है जो ऊपरी ढलान वाले क्षेत्रों के पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में रहता है। सहजीविता का तो यही नियम है, जैसे लाइकेन और शैवाल का होता है कि लाइकेन वहाँ पर अपना जो होता है शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है, जबकि कवक क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। दोनों का सहजीविता हो जाता है। उसी तरह माइकोराइजा भी क्या है, सहजीवी है। उसी तरह आता है राइजोबियम। देखिए राइजोबियम ये भी क्या है, एक सहजीवी जीवाणु है। माइकोराइजा क्या था, सहजीवी कवक था, तो राइजोबियम क्या है, सहजीवी जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके कार्बन अणु में क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। यानी ये क्या करते हैं, कौन, राइजोबियम जो होता है एक तरह से सहजीवी। देखिए राइजोबियम क्या है, एक तरह से सहजीवी। सहजीवी का मतलब यही बताया है कि साथ साथ, तो साथ साथ रहते हैं कहाँ, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, जो क्या करते हैं, करके कार्बन अणु में क्या हो जाते हैं, ये रूपांतरित हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो प्रश्न था कि जैविक उर्वरक या जैविक खाद क्या है, कृषि में इनका महत्व बताइए, यानी कृषि के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का महत्व की भूमिका को बताइए। तो ये था क्या, जैविक खाद। इसके बाद यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दे दिए। एक और एग्जाम्पल आता है जैसे नीलहरित शैवाल के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। जो नीलहरित शैवाल ये कहाँ पाए जाते हैं, तो नम मिट्टी में, नम मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये भी क्या करते हैं, नीलहरित शैवाल नम मिट्टी, यानी जो फसल उगाने वाले जो क्षेत्र हैं, यानी नम मिट्टी होगा तो वहां पर नीलहरित शैवाल पाए जाते हैं। इस तरह से ये भी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चा, अब आप लोगों का अगला जो प्रश्न है वो है वाहित मल क्या है, वाहित मल के उपचार के विभिन्न चरण लिखिए। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि वाहित मल के बारे में या तो टिप्पणी पूछ देता है या फिर इसका वर्णन करने के लिए पूछता है। दोनों में से कोई एक जरूर पूछ देता है। या तो टिप्पणी पूछता है तो टिप्पणी पूछेगा तो 2 नंबर में तो थोड़ा सा ही लिखेंगे, लेकिन इनके चरण यानी इनके स्टेप के बारे में अगर पूछेगा तो पूरा 5 नंबर का रहता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। दोनों तरीका से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए वाहित मल होते क्या है। वाहित मल, मल मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ। यही मल का मतलब होता है कि अपशिष्ट पदार्थों को, यानी मानव के द्वारा जो है, यानी जो घरों से या कारखानों से या कार्यालय से जो अपशिष्ट पदार्थ जो नालियों के द्वारा निकलते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वाहित मल। इसकी परिभाषा दे सकते हैं, शहरों, कस्बों, नगरों आदि के घरों और कार्यालय द्वारा निकला मल मूत्र, यानी जो निकल रहा है मल मूत्र जो है वही क्या कहलाता है, वाहित मल कहलाता है। देखिए शहर हुए, शहरों में देखिए, चाहे कस्बों में देखिए, चाहे नगरों में, कोई भी होगा, हर घर से मल मूत्र जरूर निकलता है। और वही निकलने वाली क्रिया को जो चली जाती है कहाँ, नालियों में बहने लगती हैं, उसी को क्या कहते हैं, वाहित मल। तो देखिए शहरों, कस्बों, नगरों आदि के घरों और कार्यालय द्वारा निकला मल मूत्र जो नालियों में क्या होता है, बहता है, उसे ही क्या बोलते हैं, वाहित मल कहते हैं। देखिए वाहित मल का मतलब अब आप लोग पूरी तरह से समझ गए
कि शहरों में यानी जो घरों से किसी के भी घर से मल मूत्र जरूर निकलता है, और वही कहाँ जाकर मिलता है, तो नली में मिलेगा या नाला में मिलेगा, कहीं जाकर वो क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और वही मिलने वाले जो मिलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाहित मल। इनमें अनेकों सूक्ष्म जीव होते हैं। देखिए छोटे छोटे सूक्ष्म जीव इनमें पाए जाते हैं। यानी वाहित मल में क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो मनुष्य में विभिन्न प्रकार के क्या कर देते हैं, रोग। जो मनुष्यों में, देखिए वाहित मल मतलब क्या होगा कि ये जो नाली से जो गंदगी उत्पन्न होती है उसके द्वारा क्या होते हैं, मनुष्यों में कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे टाइफाइड हुआ, हैजा हुआ, कालरा हुआ, ये सब रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो वही क्या कर रहा है कि ये वाहित मल मनुष्य में विभिन्न प्रकार के टाइफाइड, हैजा, पेचिस आदि, देखिए हैजा हुआ, पेचिस हुआ या चाहे टाइफाइड हुआ, रोग उत्पन्न करते हैं। यानी वाहित मल के द्वारा क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो इनको साफ सफाई की भी जरूरत होती है। अगर यही साफ सफाई अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, और भी एक तरह से विकराल रूप ले लेगा, यानी बहुत ही भयंकर बीमारी का कारण बन सकता है। इसीलिए इसको साफ सफाई के लिए 3 चरणों में यानी 3 स्टेप में इसको किया जाता है। यानी वाहित मल के उपचार के 3 स्टेप होते हैं। तीनों का ही क्या होता है, योगदान होता है अलग अलग। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे देखिए वाहित मल उपचार के चरण। तो इसके कितने चरण होते हैं, तो 3 चरण होते हैं। वाहित मल के 3 चरण होते हैं। तीनों में पहला आता है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक और तीसरा है तृतीयक। यानी प्राथमिक चरण, द्वितीयक चरण और तृतीयक चरण। तो देखिए प्राथमिक चरण में क्या होते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे प्राथमिक चरण के बारे में। तो देखिए प्राथमिक चरण में मुख्यतः बड़े बड़े कणों को भौतिक क्रियाओं द्वारा, देखिए बड़े बड़े जो होंगे, यानी किसमें, इस चरण में मुख्यतः बड़े बड़े कणों को, जितने भी बड़े बड़े कण होंगे उनको भौतिक क्रियाओं जैसे अवसादन, निस्यंदन आदि के द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। यानी उनको ये जो बड़े बड़े कण दिखाई देंगे, तो जब बड़े बड़े कण दिखाई देंगे तो उनको तो अवसादन या फिर निस्यंदन के द्वारा, यानी अवसादन के द्वारा ऊपर से हटा दिया जाए, अच्छा है उनको छान दिया जाए, यही होता है। तो क्या होता है कि अवसादन या फिर निस्यंदन आदि के द्वारा अलग किया जाता है। यही है, अवसादन और निस्यंदन के द्वारा क्या हो जाता है, पहले इनको अलग, जो बड़े बड़े कण दिखाई देंगे तो उनको तो आसानी से हटाया जा सकता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, भौतिक क्रिया। भौतिक क्रिया में क्या आते हैं, अवसादन और निस्यंदन आदि के द्वारा अलग कर दिया जाता है। सर्वप्रथम तैरते हुए कूड़े को निस्यंद द्वारा अलग किया जाता है। जो कूड़ा है, जिसे नाली में क्या होते हैं, छोटे छोटे जो दिखाई देंगे, जो बड़े बड़े कण दिखाई देते हैं, यानी प्लास्टिक हुआ चाहे जो भी चीजें होंगी, पहले उसको हटाया जाता है। उसको हटा देंगे तो वही क्या कहते हैं, सर्वप्रथम तैरते हुए कूड़े को निस्यंद द्वारा अलग किया जाता है। इसके कणों का अवसादन के द्वारा अलग किया जाता है तथा इसे द्वितीयक उपचार के लिए क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। जब ये कणों को हटा देंगे तो फिर उसको कहाँ, इसके कणों का अवसादन के लिए क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। यानी अब वो जो अवसादन जो बचे हैं उनको एकदम महीन करने के लिए अवसादन कर दिया जाता है। तो वही क्या है कि इसके कणों का अवसादन के द्वारा अलग किया जाता है तथा इसे द्वितीयक उपचार के लिए भेज दिया जाता है। यानी इसको क्या करेंगे, द्वितीयक उपचार के लिए भेज दिया जाता है। तो वही क्या है, प्राथमिक चरण में क्या है कि इस चरण में मुख्यतः बड़े बड़े कणों को भौतिक क्रियाओं जैसे अवसादन, निस्यंदन आदि के द्वारा अलग किया जाता है। सर्वप्रथम तैरते हुए कूड़े को निस्यंद द्वारा अलग किया जाता है। इसके कणों का अवसादन के द्वारा अलग किया जाता है तथा इसे कहाँ भेज दिया जाता है, द्वितीयक उपचार के लिए भेज दिया जाता है। ये हो गया पहला। द्वितीयक उपचार में जो भेजा गया है, तो देखिए द्वितीयक चरण में क्या होंगे, इस चरण में सूक्ष्म जीवों में जैसे एक्रोमोबैक्टर, जागलिया आदि का उपयोग किया जाता है। एक्रोमोबैक्टर और जागलिया आदि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये जीवाणु अपघटन करते हैं तथा शैवाल इनसे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण में क्या हो जाता है, उपयोग करता है। देखिए इनके द्वारा क्या होता है, जीवाणुओं का अपघटन होता है। किसके द्वारा, द्वितीयक स्टेप में क्या होता है, जीवाणुओं का
अपघटन होता है तथा शैवाल इनसे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करता है तथा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न O2 जल को दूषित होने से क्या करता है, यानी उत्पन्न ऑक्सीजन क्या है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन जल को दूषित होने से बचाता है। द्वितीय स्टेप में क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है कि इसमें जीवाणुओं का अपघटन होता है और इनसे जो CO2 बनते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं और इसमें जो प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पन्न ऑक्सीजन होते हैं वो क्या करते हैं, दूषित जल को बचा देते हैं, प्रदूषित होने से बचा देते हैं। फिर आता है तीसरा स्टेप यानी तृतीय चरण। इस चरण में रासायनिक विधियों द्वारा नाइट्रोजन तथा फास्फोरस लवण का उड़वन किया जाता है, यानी उड़वन किया जाता है, यानी उनको पूरी तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होते हैं उनको किया जाता है। क्या कि तीसरे स्टेप में क्या होते हैं, रासायनिक विधियों द्वारा नाइट्रोजन और फास्फोरस लवण का उड़न किया जाता है जो एक प्रदूषण के रूप में कार्य करते हैं। फिर इसे जल के प्रदूषण के रूप में क्या होते हैं, कार्य करते हैं। फिर इस जल को नदियों झरनों में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इस तरह से आपका वाहित मल के बारे में जो पूछा था ये आपको पूरा वर्णन करना होगा। अगर टिप्पणी पूछेगा तो संक्षिप्त में लिखेंगे, लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में लिखेगा तो इनके तीनों स्टेप का क्या करना पड़ता है, वर्णन करना पड़ता है। तो इस तरह से बच्चा ये जो आपका था कि सूक्ष्म जीवों का जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग था ये इस तरह से पूरा क्या हो गया, जितने भी इम्पोर्टेंट थे वन शॉट में क्या हो गए, पूरी तरह से खत्म हो गए। पूरी तरह से जितने भी इम्पोर्टेंट थे सब क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको क्या कर दिया, बता दिया। अब अगला जो है मानव स्वास्थ्य और रोग, उसको क्या करेंगे, अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए